आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले नौशहरा अकोड़ा खटक में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक खुदकुश हमले में जो दारुल उलूम हक्कानिया जिसका निशाना था उसमें मौलाना हामिदुल हक जो JUIF समीउल्लाह हक ग्रुप है उसके जो सरबराह हैं वो उसमें जहाँ भाग हुए हैं। उसके अलावा कुछ और इसमें भी शहादतें हुई हैं और कई लोग इसमें ज़ख्मी भी हैं। जो अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया की अगर आप बात करें तो जो पाकिस्तान में रिलीजियस सेमिनरीज़ हैं या जो मदारिस हैं उसमें इसका एक बड़ा अहम मकाम है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो माजी में यानी कि 70-80s में जो अफ़गान जिहाद के नाम पर रूसी अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी गई तो ये जो मदरसा था एक पूरा इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में था। और इवन अभी भी जो अफ़गान जो गवर्नमेंट है उनकी काबीना के कई जो सीनियर अरकान हैं वो जामिया हक्कानिया से ही फारिग तहसील हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन मुलव्विस है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि मसाजिद को और जो इबादत गाहें हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन ये गैर मामूली वाक़या है क्योंकि आम तौर पर इस तरह के जो मदारिस हैं इनको कम ही निशाना बनाया गया है। जो अभी तक की इत्तलात हैं उसमें जो जिम्मेदारी अपेरेंटली कबूल की है वो दाइश खुरासान जो दहशतगर्द ग्रोह है उसने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन शहबाज अभी तहकीकात होना बाकी हैं और जो दाइश ने अपेरेंटली ये जिम्मेदारी कबूल की है ये हैरान कुन भी नहीं है। क्योंकि मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि अदरवाइज़ जो अफ़गान तालिबान हो या जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, इससे जुड़े जो जितने जो दूसरे ग्रोह हैं वो ऑफ कोर्स अगर आप उनकी आइडियोलॉजी की बात करें और अदरवाइज़ जामिया हक्कानिया जो है आपको पता है कि एक ख़ास उसमें मकाम रखता है। तो नेचुरली जो एक शक था वो दाइश के ही ऊपर आता था। बट मज़ीद तहकीकात ज़ाहिर है कि इसकी होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ये अफसोसनाक वाक़या है। और ओवरऑल जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं उस तनाजुर में ये अब एक नया एलिमेंट है कि किस तरीके से जो मदारिस हैं पहले भी निशाना बनाया जाता रहा है और मज़ीद उनको निशाना बनाया गया है। कामरान, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मौलाना हामिदुल हक जो हक्कानी है वो साबिक मेंबर कौमी असम्बली भी रहे, चेयरमैन रहे जो दिफा पाकिस्तान काउंसिल किसी वक्त बनी थी। और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो अपनी विल के ऊपर अपनी मर्जी के टाइम के ऊपर कहीं पर भी जाके स्ट्राइक कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ ऑपरेशन भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर भी। और ये काफ़ी अरसे के बाद गालिबन हुआ है कि कोई सिविलियन जो टारगेट है उसके ऊपर इस तरह का खुदकुश हमला हुआ है। खुदकुश हमले हो रहे हैं, पहले से कम हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे थे। तो इसमें अब आप जो फरमा रहे हैं कि कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन दाइश की तरफ इसका जो है वो एक उनकी तरफ से एक दावा है, शायद ऑफिशियली दावा उनकी तरफ से आया या भी उनसे जुड़े जो सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स हैं जो प्रो दाइश हैं तो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। तौर पर और माजी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है कि रहा है कि वो मदारिस को, इबादत गाहों को निशाना बनाते रहे हैं। और अफ़गान तालिबान या बाकी जो ग्रुप हैं वो भले अफ़गान तालिबान का जो मौक़िफ़ बाकी जो ग्रुप हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ हो, लेकिन दाइश के ख़िलाफ़ वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं क्योंकि दाइश सबसे बड़ा चैलेंज अफ़गान तालिबान के लिए भी है। तो ये जो उनके जो भी आप कह सकते हैं कि मजहबी जो नज़रियात हैं उसकी जो दाइश है वो अपने आप को समझते हैं कि जी वो हम सीधे रास्ते पे हैं और वो अफ़गान तालिबान को भी या इन जो मदारिस हैं इनको भी निशाना बनाते हैं। कामरान, इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये मदरसे को ही क्यों टारगेट किया गया, क्या और जो इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी एंगल्स हो सकते हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बता सकती हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बेहतर बता सकते हैं। वो ये इसमें एक ये भी हो सकता है जो एक अफ़गानिस्तान के अंदर एक दाइश और अफ़गान तालिबान के दरमियान भी वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं। क्या उसके साथ इसका कोई ताल्लुक है या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जिसमें ख़ास तौर पर मौलाना हामिद साहब को टारगेट किया गया, उनको शहीद किया गया है? क्यों ये एक इसका एक अहम पहलू हो सकता है। आपको याद होगा कि पिछले साल गायमन मौलाना साहब अफगानिस्तान भी गए थे और अफगान तालिबान से भी उनकी जी इस हवाले से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, आई थिंक इसका अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल एक एंगल है क्योंकि ये जो मदरसा है, जैसे मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि कई तालिबान के जो अहम रहनुमा हैं वो यहाँ से फारिग तहसील हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर
जो मुल्ला मोहम्मद उमर के बाद तालिबान के अमीर बने थे, अमेरिका ने उनको एक ड्रोन हमले में बलूचिस्तान में मार दिया था, वो यहाँ से पड़े हुए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के सरबराह, वो यहाँ से फारुग तहसील हैं। इवन उनके जो वालिद थे हक्कानी नेटवर्क सरबराह, हक्कानी नेटवर्क के जो फाउंडर थे जलालुद्दीन हक्कानी, वो भी यहाँ से पड़े हुए हैं। तो अगर दाइश को देखें तो वो अफगान तालिबान को निशाना बना रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान में भी एक ऐसे इदारे को चुना है कि जिसके साथ नजरियाती तौर पर भी अफगान तालिबान अलाइंड हैं और उनको एक इज्जत की निगाह से भी देखते हैं, क्योंकि जो मौलाना हामिदुल हक के वालिद साहब थे, मौलाना समीउल हक, सियासतदान भी थे, तो उनको फादर ऑफ द अफगान तालिबान कहा जाता था, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो अफगान तालिबान के जो मेंबर्स थे वहीं से वो पढ़कर आए थे। तो दाइश ज़ाहिर है कि एक शायद पैगाम देना चाहती है कि आपके जो भी एसेट्स हैं या आपके जो भी ख्यालात का प्रचार करने वाले लोग हैं वो अफगानिस्तान में भी बल्कि पाकिस्तान में भी महफूज नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा एक एंगल है जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसमें अब अफगान तालिबान की तरफ से एक नया नैरेटिव हमने देखा है जो आया है कि वो कहते हैं कि जो दाइश है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। हालांकि जो यूएन की हालिया रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने यूएन ने ये कहा है कि जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने तो टू द कॉन्ट्ररी जो दाइश ने एक एफर्ट की थी कि यहाँ पर अपना सेटअप एस्टेब्लिश करें, उस अटेम्प्ट को पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। अब अगर ये मान ली जाए बात अफगान तालिबान की कि जी वो दाइश पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, तो वो पाकिस्तान में माजी में भी हमले करते रहे हैं और ये हमला भी अगेन सबूत है सीरियस है। और वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर, डोंट फॉरगेट कि इस वक्त पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा है और 1996 के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों ऐसा रिस्क लेगा कि एक सिक्योरिटी सिचुएशन हो। तो लगता ये है कि जो हमला करने वाले हैं, जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के एनिमीज़ हैं, कि शायद वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे जिसकी वजह से यू आर एब्सोल्युटली राइट कि काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने एक सिविलियन टारगेट को बट हाई प्रोफाइल रिलीजियस पॉलिटिकल टारगेट को चूज किया ताकि वो एक बड़ी हेडलाइन बने। हेडलाइन तक तो ये बात समझ आती है, लेकिन इसकी चूंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, अफगानिस्तान के अंदर जो वेरियस ग्रुप्स हैं जिसमें दाइश भी है, अफगान तालिबान भी है, हक्कानी नेटवर्क भी है और बहुत सारे ताजिक ग्रुप्स भी हैं, तो इसका तो आई होप कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इसको ब्रेक कर सकें कि सारी जो चीज़ इसके पीछे, क्योंकि इसका एक काइंड ऑफ इसका एक सोसाइटी के ऊपर इस लिहाज से भी इम्पैक्ट आ सकता है कि ये बहुत बड़ा एक मदरसा जिसमें मेरा ख्याल कम से कम 4000 तलबा जो एट अ टाइम वो वहाँ पे पढ़ते हैं और फिर उनकी एक फॉलोइंग है, बहुत बड़ी एक फॉलोइंग है उनकी। तो वो जो उनकी फॉलोइंग है उनको भी जवाब चाहिए होंगे कि ये इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे। तो मेरे ख्याल इसके ऊपर हतमी हम कोई डाइकास्ट नहीं करते, लेकिन तो लेट्स होप कि जो पैटर्न रहा है, अगर दाइश अपेरेंटली कह रही कि उसने जिम्मेदारी कबूल की और माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे कह रहे हैं कि उसमें जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसमें अफगान शहरी भी मुलविस पाए गए हैं। तो अगर पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे तहकीकात करते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगेन ये वाकया भी जो है अफगानिस्तान से लिंक्ड है, तो फिर मजीद दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो अगली स्टोरी हमने डिस्कस भी करनी है कि अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक अनअनाउंस्ड क्रैकडाउन जो है वो जारी है कि जो अफगान जो मुहाजिरीन यहाँ पर कानूनी तौर पर या इलीगली रह रहे हैं, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इन तमाम लोगों को हमने मुख्तलिफ फेजेज में वापस भेजना है। पहले तो हम जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स थे उनको अक्टूबर 2023 से सिलसिला जारी है, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान का ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको एटलीस्ट यहाँ पर नहीं रहने देंगे, उनको या तो कैंपों में मुंतकिल करेंगे या फिर उनको फिर अफगानिस्तान भेज देंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का इसमें प्रेमिस है, एक तो ये है कि अफगान तालिबान खुद कहते हैं कि वहाँ पर तो सिक्योरिटी के हालात बड़े बेहतर हो गए हैं और उनकी मैशत भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि फिर तो इन अफगान मुहाजिरीन के पास कोई जवाज़ नहीं है यहाँ पर रहने का। दूसरा जो फैक्टर जिसने रोल बड़ा एक नेगेटिव प्ले किया है कि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है अफगानिस्तान के अंदर भी और यहाँ पर जो रहने वाले अफगान शहरी हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह बना है। मुझे ज़राए ने बताया है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान के जो सीनियर हुकाम हैं, जो अफगान मुहाजिरीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मुलाकात की है कि आप गौर करें उन लोगों के हवाले से जो 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो उनको जवाब यही मिला है कि आप इस सारे मसाइल के खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं,
टीटीपी का लिंक है अफगान तालिबान के साथ, आपकी तरफ से ना मजम्मत नहीं आती। इनफैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर भी अदरवाइज भी ऐसा सेंटिमेंट सामने आ रहा है कि आप पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को गाली भी देते हैं, और ये फैक्टर भी आया कि पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है कि इन लोगों को आप वापस भेजें। तो ये बहुत से जो फैक्टर्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ना, जैसे आप पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं और हम इस चीज को बड़ा चेरिश करते हैं कि वो हमारा असासा है, साल के 35 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, और जो 30 40 साल से यहाँ पे आबाद हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनको कैसे आप आइसोलेट करेंगे? उनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स पाकिस्तान के हैं, पासपोर्ट पाकिस्तान का, दैट्स अ डायलेमा। लेकिन ये जो दूसरी स्टोरी है, ये जो अफगानी यहाँ पे पाकिस्तान में टेम्परेरीली उन्होंने स्टे किया था, और जो तालिबान ने जब टेक ओवर किया, और इन लोगों को गालबन जो 15 से 25 हज़ार लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वेस्टर्न फोर्सेस को, वेस्टर्न कंट्रीज को सर्व किया था ड्यूरिंग द पीरियड। तो उनको यहाँ से उन्होंने लिफ्ट करना था, यहाँ से उनको लेके जाना था यूरोप में, अमेरिका में उनको सेटल करना था। तो ये वाली जो स्टोरी है कि उनको अभी तक उस तरीके से वहाँ पे सेटलमेंट उनकी नहीं हुई और वो लोग अभी भी पाकिस्तान में है, तो क्या आपको लगता है कि ये इशू एक जो है ये भी एक बन सकता है, या ठीक है कि जिस तरह माजी में हमने इशू को रेज करते हैं और उसके बाद अगर यूएस थोड़ी बहुत ग्रांट दे तो हम चुप कर जाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल बहुत सीरियस इशू है, और ये जो आपने नंबर बताया, क्योंकि दोनों तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से कोई एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं आया, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है 15 से 25 हज़ार ऐसे अफगान जो सिर्फ वो लोग हैं एलिजिबल हैं जिनको अमेरिका ने स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा देना था, क्योंकि या तो वो अमेरिकन मिलिट्री के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए या उनके इदारों के लिए काम करते रहे। जब अफगान तालिबान आए तो उनके बकौल अफगानिस्तान में उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं थी, और जिस केओटिक तरीके से वहाँ से विड्रॉल हुआ तो मुमकिन नहीं था अमेरिका के लिए कि तमाम लोगों की वो स्क्रूटनी करें, जाँच पड़ताल करके एक ही गो में ले जाएँ। तो टेम्परेरी तौर पर जो थाउजेंड्स ऑफ सच केसेस थे वो पाकिस्तान मुंतकिल हुए, और पाकिस्तान ने इस शर्त के ऊपर उनको रखा कि इनके केसेस जल्दी आप प्रोसीड करेंगे और फिर इनको आप अल्टीमेटली अमेरिका में सेटल कर लेंगे। लेकिन बाइडन जब सदर थे तो उस वक्त भी ये प्रोसेस बड़ा स्लो था, दोनों मुल्कों के दरमियान बैक एंड फोर्थ नेगोशिएशंस हो रही थी। ट्रंप ने आते ही जो पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया तो इस अफगान जो रेफ्यूजी सेटलमेंट प्रोग्राम था उसको मुअत्तल कर दिया है 90 दिन के लिए। और अब पाकिस्तान का ये कंसर्न है कि ये जो पहले ही मुअत्तल हुआ स्पेसिफिकली, या जो यूएसएआईडी की जो ग्रांट थी, स्पेसिफिकली जो अफगान रेफ्यूजी सेटलमेंट प्रोग्राम था, एक स्पेशल इमिग्रेशन वीजा है, एक अफगान एडमिशंस प्रोग्राम है, रेफ्यूजी एडमिशंस प्रोग्राम है। इन दोनों प्रोग्रामों को उन्होंने मुअत्तल किया है, प्लस फिर फॉरेन एड भी बंद की है, क्योंकि जो अफगान शहरी एलिजिबल थे अमेरिका जाने के लिए, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो अमेरिकन जो एम्बेसी है पाकिस्तान में वो बेयर कर रही है, और वो फॉरेन फंडिंग के ही जुमरे में आता है। तो फॉरेन फंडिंग भी मुअत्तल की है अमेरिकी सदर ट्रंप ने, और इनका जो प्रोग्राम है इनको रीसेटल करवाने का वो भी फॉर 90 डेज मुअत्तल किया है। अब पाकिस्तान का जो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वैसे ही लाखों की तादाद में हम अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं 15 से 25 हज़ार जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनका बोझ भी हमें बर्दाश्त करना पड़े। तो इसके हवाले से पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया है जो ट्रंप इंतज़ामिया है कि जो सितंबर 2025 की एक टाइमलाइन पाकिस्तान ने एग्री की थी बाइडन इंतज़ामिया के साथ, उस पर अमल दरामद किया जाए। अगर इस डेडलाइन को मीट नहीं किया जाता या इनमें से किसी के केसेस रिजेक्ट होते हैं तो पाकिस्तान फिर मजबूर होगा कि इन तमाम जो अफगान शहरी हैं इनको वापस अफगानिस्तान भेज दे। लेकिन साथ ही इसहाक डार साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इसके हवाले से ओपन है कि ट्रंप इंतजामिया के साथ बातचीत कर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान ने अब दो टोक मौकफ अपनाया है कि इनको हम फॉरएवर अपने यहाँ जो है वो मेज़बानी के तौर पर नहीं रख सकते, इनकी मेज़बानी नहीं कर सकते, और हर सूरत अमेरिका को जो डेडलाइन उन्होंने दी थी 2 सितंबर 2025 की उसको ऑनर करना होगा। बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या ये डेडलाइन ऑनर होती है, क्योंकि पहले तो 90 दिन से ये के लिए प्रोग्राम मुअत्तल किया गया है, और क्या इसको रिज्यूम करेंगे और रिज्यूम होता भी है तो कितना टाइम लगता है, तो इसके हवाले से काफ़ी मेरे ख्याल में अब अनसर्टेनिटीज़ हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर को और हुकूमत को क्या मजबूरी पड़ी कि उन्होंने जो काबीना का साइज है एकदम 2 गुना कर दिया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।